एससीओ की समिट में सबके मन में ये सवाल है कि यहाँ से क्या होगा, महाशक्तियों के महामिलन से क्या निष्कर्ष निकलेगा। हो सकता है बहुत से ऐसे देश हों जो एक दूसरे को उतना पसंद भी ना करें, लेकिन एक कोई है जिसे सब पसंद कर रहे हैं और वो है स्याओ हे, जिसे यहाँ पर मीडिया के स्वागत के लिए रखा गया था। इनसे हम बात कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं इसे दबाकर उससे कोई सवाल पूछूं तो फिर कोई जानकारी उनकी तरफ से हमें मिल सकती है। हेलो स्याओ, हाउ आर यू दिस मॉर्निंग? I'm doing great this morning. Thank you for asking. How about you? My name is Shweta. I have come from India. Nice to meet you, Shweta. Welcome from India. How can I assist you today? What are your expectations of SCO? The Shanghai Cooperation Organization aims to uphold mutual trust, mutual benefit, equality, consultation, respect for diverse civilizations, and the pursuit of common development among member states. It focuses on strengthening regional cooperation across various fields while maintaining peace and stability. अब जाहिर है कि कठिन सवालों के जवाब न तो कूटनीति से निकलते हैं, न शायद इनकी जुबान से निकल सकते हैं, लेकिन अगर तकनीक की ये मिठास सभी देशों के बीच घुलेगी, कोशिश यहाँ उसी की है। पच्चीसवां एससीओ शिखर सम्मेलन जो कि तियानजिन में आयोजित किया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि सरल शब्दों में अगर हम इस गठबंधन को समझना चाहें, देशों के इस समूह को समझना चाहें, तो इसके मायने क्या हैं? विश्व की कूटनीति में, विश्व की परिस्थितियों में एससीओ आज कहां खड़ा है? कूटनीतिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर भारत और चीन एससीओ के मंच पर एक साथ हैं। बीजिंग को बेसब्री से प्रतीक्षा थी भारत के प्रधानमंत्री की। अगवानी भी उसी भव्य अंदाज में हुई। डोकलाम गलवान के बाद फिर से दोनों देशों के नेताओं के हाथ मिले हैं, तो कहा जा रहा है यहां से जो बात निकल रही है वो दूर तलक जाएगी। कहीं ना कहीं भारत और चाइना इस मौके का फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि बहुत दिन से हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनके प्रेसिडेंट की बहुत दिन से डायरेक्ट वार्तालाप नहीं हुई है, तो एक अच्छा मौका है, एक दोबारा से रिवाइव करेंगे तो एक अपॉर्चुनिटी है। मेन चीज़ जो है इसकी एक इस प्रकार का, जैसे सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, रशिया है, चाइना है, इंडिया है, एकजुट होकर एक जगह बैठ के बात कर रहे हैं। दैट विल हैव अ मेजर इफेक्ट ऑन प्रेसिडेंट ट्रम्प। ट्रंप का टैरिफ वॉर, रूस यूक्रेन युद्ध, ऑपरेशन सिंदूर और ऐसे तमाम मुद्दों के साए में एससीओ समिट ने आकार लिया है। वैश्विक चर्चाएं जोरों पर हैं, जिनमें कयास महाशक्तियों के नए वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर भी लगाए जा रहे हैं। ये मीटिंग जो हो रही है उसकी एक अलग अहमियत है, क्योंकि इसका एक संदर्भ है। इस समय अमेरिका और भारत के बीच में जो कटुता आई है, उसके वजह से भारत को अपने रिश्तों को डाइवर्सिफाई करना ज़रूरी है। रशिया तो हमारा पुराना मित्र रहा है, और चीन के साथ भी क्या संभावनाएं बन सकती हैं एक रियलिस्टिक आधार पर, उनको भी एक्सप्लोर करना हमारे लिए ज़रूरी है। तो मैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तो नहीं कहूँगा, पर मैं समझता हूँ ये मीटिंग महत्वपूर्ण है। एससीओ है क्या आखिर, पहले वो समझ लेते हैं। एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन नाम से ही साफ है कि ये चीन के शंघाई शहर से जुड़ा है। इसकी शुरुआत 90 के दशक में हुई थी। 1991 में सोवियत संघ टूटने के बाद 15 नए देश बने, तो मध्य एशिया में कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान,
किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान जैसे मुस्लिम देश भी अस्तित्व में आए। रूस कमजोर हो चुका था और चीन तब आज जैसी महाशक्ति नहीं था। दोनों देशों को डर था कि इन देशों को अमेरिका अपने प्रभाव में ले सकता है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुई थी चाइना के इनिशिएटिव से, और इनिशिएटिव उन्होंने इसलिए लिया था कि यूगोर टेररिज्म चाइना में एक चिंता का विषय बन गया था। तो पहले तो उन्होंने रशिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ मिलके एससीओ की फॉर्मेशन की, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये टेररिज्म से आगे बढ़ के एक रीजनल कोऑपरेशन टाइप का फोरम बनना शुरू हुआ। अब जो है वेस्ट, स्पेशली अमेरिका, बहुत ध्यान से देख रहा है कि क्या डेवलपमेंट्स होगी इनकी मीटिंग में, क्योंकि रशिया भी होगा, इंडिया भी होगा और चाइना भी होगा, साथ में पाकिस्तान भी होगा और कुछ और देश होंगे, वो अलग बात है, पर निगाहें होंगी रशिया, इंडिया और चाइना पे कि ये क्या मिलके सोच रहे हैं और क्या मिलके करना चाहते हैं। अमेरिका पहले ही नाटो जैसा शक्तिशाली सैन्य संगठन चला रहा था और नए देशों में उसी के असर को रोकने के लिए चीन और रूस ने शंघाई में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान को बुलाकर बैठक की और तय किया कि व्यापारिक सहयोग, आतंकवाद की रोकथाम और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए मिलकर काम करेंगे। तब इसे शंघाई 5 कहा गया। बाद में उज्बेकिस्तान भी जुड़ा तो 2001 में ये एससीओ हो गया। भारत साल 2005 से इस संगठन का सदस्य था, पर 2017 में इसका स्थायी सदस्य बन गया। इसी साल पाकिस्तान ने भी इसकी सदस्यता ले ली। साल 2017 में ईरान भी एससीओ का सदस्य बन गया। वर्तमान में एससीओ के सदस्य देशों में पूरी दुनिया की करीब 42% आबादी निवास करती है और पूरी दुनिया की कुल जीडीपी में 24% से अधिक एससीओ देशों की जीडीपी है। अब बताते हैं कि भारत के लिए एससीओ का स्थायी सदस्य होना कितना महत्वपूर्ण है। भारत इस मंच का इस्तेमाल आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए करता है। दूसरा, रूस भारत का पारंपरिक साझेदार है और एससीओ भारत रूस रिश्तों को मजबूत करने का मंच भी है। तीसरा, चीन के साथ भारत के संबंध जटिल हैं, लेकिन इस मंच पर दोनों देश आमने सामने बैठकर क्षेत्रीय और वैश्विक मसलों पर बातचीत कर सकते हैं। चौथा, अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते ट्रेड वॉर में एससीओ भारत को एक रणनीतिक संतुलन बनाने का मौका देता है। भारत के लिए फायदेमंद हमारे खास तौर से और होने लगा अब, क्योंकि इसमें ट्रेड की बात ज़्यादा हो रही है, इसमें सिक्योरिटी और टेररिज्म की बात हो रही है। भारत इज़ वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट टेररिज्म एंड अबाउट ट्रेड बिकॉज ऑफ द टैरिफ्स। सो डाइवर्सिफिकेशन का मौका मिलेगा, किस तरह से हम ट्रेड को बढ़ा सकते हैं, जिस किस्म का हम पर इफेक्ट पड़ रहा है अमेरिकन टैरिफ की वजह से, उसको किस तरह से कहाँ किस हद तक न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, कौन सी प्रोडक्ट ऐसी हैं जिसको हम बेच कर बाहर अपना जो डेफिसिट हो रहा है उसको पूरा कर सकते हैं। तो आई थिंक इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड ए वेरी यूजफुल मीटिंग फॉर इंडिया। इंडियन डेलीगेशन विल डेफिनेटली वर्क टुवर्ड्स इट। चीन और रूस अपने आप में महाशक्ति हैं। ऐसे में अगर कुछ समझौतों के साथ भारत भी इससे जुड़ गया तो ये पूरी दुनिया के लिए एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की दस्तक सुनाएगा। इसके पीछे जानकार ये भी वजह मानते हैं कि जापान जैसा देश भी अमेरिका से खुश नहीं है और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी चीन के साथ मुलाकातें निभा रहे हैं। ये समीकरण अमेरिका के लिए क्वाड की भूमिका पर चिंता बढ़ाने के लिए काफी है, क्योंकि उसमें 4 ही देश हैं: भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। भारत के लिए कूटनीतिक, रणनीतिक और व्यापारिक तीनों नीतियों के लिहाज से एससीओ का मंच एक अवसर साबित हो सकता है। रूस, चीन और भारत, RIC आज की बात नहीं है, 1990 के दशक की बात है। तब भी रूस की तरफ से ये कोशिशें की गई थी और आज एक बार फिर रूस की तरफ से ही ये प्रयास है कि तीनों देश एक साथ आ जाएं। पर क्या ये संभव है? विश्व की सबसे बड़ी परमाणु ताकत रूस, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन, विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत। एशिया की 3 सबसे बड़ी शक्तियों पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजर है, खासकर अमेरिका की नजर इसलिए क्योंकि चीन में इन तीनों शक्तियों का एक मंच पर जुटना कईयों को नागवार गुजर रहा है।
पेश है RIC ट्रॉइका, यानी रूस, इंडिया, चाइना ट्रॉइका। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसके दोबारा जीवित होने की चर्चाएं इस SCO समिट में जोर शोर से है। क्या है यह RIC ट्रॉइका? ट्रॉइका बनने से क्या विश्व की शक्ति संतुलन में बदलाव आएगा? क्या अमेरिका को रूस, भारत, चीन ट्रॉइका बनने से दिक्कत है? दरअसल ट्रॉइका की चर्चा ने 90 के दशक में उस वक्त जोर पकड़ा जब रूसी नेता और पूर्व रूसी प्रधानमंत्री येवगेनी प्रिमाकोव ने रूस, भारत, चीन को साथ आकर अमेरिका और यूरोपीय देशों के असर को कम करने का प्रस्ताव दिया। यानी RIC का मकसद था अमेरिका की अकेली ताकत को चुनौती देना। प्रिमाकोव ने 1998 में भारत, रूस और चीन के बीच एक मजबूत साझेदारी या त्रिकोण बनाने का सुझाव दिया था। ये विचार धीरे धीरे 2000 के दशक की शुरुआत में एक रूप में आया। इसकी पहली बैठक 2006 में हुई भी थी। वक्त के साथ RIC ट्रॉइका धीरे धीरे खत्म होता चला गया, लेकिन कुछ ही समय पहले रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लेवरोव ने इसको दोबारा बनाने का इशारा किया। मैं रूस, भारत, चीन ट्रॉइका के काम को जल्द से जल्द फिर से शुरू करने में हमारी रुचि की पुष्टि करना चाहता हूं। जहां तक मैं समझता हूं, भारत और चीन सीमा पर स्थिति को शांत करने के तरीकों पर सहमति बना रहे हैं। मुझे लगता है इस RIC ट्रॉइका को फिर से रिवाइव करने का समय आ गया है। अब बड़ा सवाल यह है कि इस ट्रॉइका के बनने से तीनों देशों को क्या फायदा होगा। रूस के लिए यह आर्थिक रूप से खुद को मजबूत करने का मौका है, तब जबकि यूक्रेन के साथ युद्ध के चलते उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगे हुए हैं। दरअसल RIC ट्रॉइका के बनने से तीनों देशों को फायदा है, क्योंकि तीनों ही देश एशिया की 3 बड़ी सुपर पावर्स के तौर पर जाने जाते हैं। RIC को फिर से शुरू करने को लेकर हमारी भारत और चीन से बातचीत चल रही है। ये तीनों देश ब्रिक्स के संस्थापक हैं और दुनिया में इनकी धाक है। इन तीनों देशों यानी रूस, भारत और चीन की कुल GDP 53.9 ट्रिलियन डॉलर है, जो दुनिया के कुल उत्पादन का लगभग 1/3 हिस्सा है। इनकी कुल निर्यात राशि 5 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है और इन तीनों के पास कुल मिलाकर 4.7 ट्रिलियन डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है, जो दुनिया के कुल विदेशी मुद्रा भंडार का 38% है। इनकी कुल जनसंख्या 3.1 अरब है, यानी पूरी मानवता का करीब 38%। इन देशों का कुल सैन्य खर्च 549 अरब डॉलर है, जो दुनिया के रक्षा बजट का 5वां हिस्सा है। ये देश दुनिया की 35% ऊर्जा का उपभोग करते हैं। दरअसल तीनों देशों की अपनी अपनी ताकत है। चीन की निर्माण क्षमता, रूस की ऊर्जा शक्ति और भारत की तेजी से बढ़ती सर्विस इंडस्ट्री पर आधारित। मैं समझता हूं कि अगर 3 बड़ी शक्तियां, उभरती शक्ति जहां तक भारत का सवाल है, चीन और रशिया एक साथ मिलकर बात करते हैं और ख़ास तौर से उस संदर्भ में जहां आज अमेरिका जो पहला ग्लोबल ऑर्डर था उसको बदलने में लगा है, तो फिर जो बातचीत होती है उसका महत्व अलग होता है और इसी की हमें अपेक्षा भी है और अब देखना है कि क्या परिणाम आते हैं। संकेत साफ है, अब दुनिया केवल पश्चिमी देशों के नियंत्रण में नहीं रहेगी। एक ऐसी नई व्यवस्था उभरने के संकेत हैं जिसमें व्यापार और स्थानीय मुद्राएं अमेरिकी डॉलर की ताकत को चुनौती देने का दम भर रही हैं। लेकिन क्या ये मुमकिन हो पाएगा? रूस के साथ तो भारत की दोस्ती हमेशा से रही है, लेकिन क्या भारत और चीन एक साथ चल पाएंगे? Consultative format is a mechanism where the 3 countries come and discuss global issues and regional issues of interest to them. As to when this particular RIC format meeting is going to be held, it is something that will be worked out among the 3 countries and in a mutually convenient manner. भारत और चीन दोनों के लोगों को, पब्लिक को यही उम्मीद करनी चाहिए कि एक नई दिशा मिलेगी, नई शुरुआत होगी। पर इस राह में कई मोड़ हैं और कई खतरे हैं और कई जगह हैं जहां अटकने की भी पॉसिबिलिटी है। सो स्लो एंड स्टडी भारत और चीन के रिश्तों में मोटो होना चाहिए और वही हमारी डायरेक्शन होनी चाहिए। अगर ये ट्रॉइका बनता है तो भारत और अमेरिका के रिश्तों पर क्या फर्क पड़ेगा, ये भी सोचने वाली बात है।